चलिए, ओके, गोइंग टू स्टार्ट। ठीक है, दैट्स नाउ इक्विलिब्रियम फिफ्थ। ठीक है, कल हमारा केमिकल वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया था। आज हम आयनिक वाला पार्ट शुरू करेंगे। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग इज हियर, दैट इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट, इस टॉपिक को हिंदी में कहते हैं सम आयन प्रभाव। इसका हिंदी नेम होता है सम आयन प्रभाव। ऐसे कहते हैं इसे कॉमन आयन इफेक्ट, आल्सो कॉल्ड सम आयन प्रभाव। चलिए स्टडी करते हैं कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपके पास ना दो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, दो इलेक्ट्रोलाइट्स। अब नोट बात कीजिएगा, दो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इनको हिंदी में कहते हैं वैद्युत अपघटक। दो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, और एक बात इंपॉर्टेंट है, देखो इन दोनों में से ना, इन दोनों में से एक इलेक्ट्रोलाइट वीक है और एक स्ट्रॉन्ग है। एक वीक है और एक स्ट्रॉन्ग। जैसे ये इलेक्ट्रोलाइट वीक होता है, वीक, और ये होता है स्ट्रॉन्ग। देखिए पहले वीक और स्ट्रॉन्ग में डिफरेंस समझ लीजिए क्या होता है। जो वीक होता है ना, वीक, जिसको हिंदी में कहते हैं दुर्बल, वो कम टूटता है। वो कम टूटता है, उसके आयंस कम बनते हैं। जिसके आयंस कम बनते हो ना, उसको वीक कहते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे एसिडिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन जो सोडियम एसिटेट है, वो टूटता है बहुत ज्यादा, उसके आयंस बहुत सारे बनते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। समझ गए? एक तो वीक है और एक स्ट्रॉन्ग है। एक को हिंदी में दुर्बल कहते हैं, एक को प्रबल कहते हैं। एक कम टूटता है, एक ज्यादा टूटता है। बात क्लियर हुई? अब क्या होता है देखो, इन दोनों में ना, देखो इन दोनों में एक आयन कॉमन है। देखो ध्यान से देखो, दोनों में एक आयन कॉमन है। दोनों में एक आयन बिल्कुल एक जैसा है। अगर आप ध्यान से देखें, इसके पास भी एसीटेट है, तो इसके पास भी एसीटेट है। बात सबको आ रही है समझ? हमारे पास दो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग, और दोनों में एक आयन कैसा है? कॉमन। देखो ये टॉपिक क्या कहता है, ये टॉपिक कहता है अगर ऐसा हुआ ना, तो जो वीक था, वीक, वो और भी वीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और भी वीक। जो कमजोर था वो और भी कमजोर हो जाएगा। इसको हम ऐसे कहते हैं, अभी कोई लिखेगा नहीं, समझाएंगे क्यों। पुअर बिकम्स पुअर। जो बेचारा गरीब है ना, वो और भी गरीब हो गया। द पुअर बिकम्स पुअर, इसका मतलब ये होता है गरीब का और गरीब हो जाए। जो पहले से वीक था, वो और वीक हो गया। समझ गए आप? देखो अब इसका रीजन समझते हैं क्यों। देखो रीजन समझना, ये ऐसे टूट रहा था और ये ऐसे टूट रहा था। ठीक है, क्या किया इस इलेक्ट्रोलाइट ने, अपने में से ये आयन देके, देखो ये आयन जाके ऊपर जुड़ गए। ये वाले आयन इकट्ठे बैठे हैं ना, ये जाके यहाँ जुड़ गए। जुड़ने से ये कंसंट्रेशन क्या होगी? जब ये आयन यहाँ के जुड़ गए, ऐड हो गए, तो ये कंसंट्रेशन पहले से क्या हो गई? बढ़ गई। और जैसी ये कंसंट्रेशन बढ़ेगी, कल के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ली चैटिस प्रिंसिपल, रिएक्शन पीछे की तरफ हटेगी। रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट लेगी। बैकवर्ड शिफ्ट लेने का मतलब क्या? ये पहले से कमजोर हो गया, वीक हो गया ना। दोबारा देखो आप, ये टूट रहा है ऐसे और ये टूट रहा है ऐसे। ये बात कंफर्म है, सबको दिख रहा है ये वाला आयन कैसा है। एक, देखो ये दोनों आयन कैसे हैं? सेम है ना, कॉमन है। अब मैं कह रहा हूं कि ये वाली कंसंट्रेशन जाके इसमें ऐड हो गई, ऐड जुड़ गई, तो ये कंसंट्रेशन बढ़ गई। अब इसके बढ़ने का क्या इफेक्ट हो, कल की क्लास में आप यहाँ प्रेजेंट थे। अकॉर्डिंग टू ली चैटिस प्रिंसिपल, ये रिएक्शन पीछे की तरफ हटेगी। ये पीछे की तरफ हटेगी, इसको पीछे हटना पड़ेगा। इसका मतलब रिएक्शन क्या हो रही है? बैकवर्ड शिफ्ट ले रही है ना। तो ये आयन कम हो गए नहीं हो गए? ये आयन कम हो गए नहीं हो गए? इसलिए क्या बोलते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट पहले से वीक हो गया। आ रहा है समझो? बोलो। जो पहले वीक था वो और भी वीक हो गया। और एग्जांपल देखो, अभी और एग्जांपल देखते हैं। ये मेरे पास
एक इलेक्ट्रोलाइट NH4OH, एक इलेक्ट्रोलाइट है NH4Cl। शर्त वही है, एक वीक होना चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग, एक दुर्बल होना चाहिए और एक प्रबल। शर्त वही है। और एक आयन कैसा होना चाहिए? कॉमन। एक आयन बिल्कुल एक समान होना चाहिए। अब ये आयन जाके यहां पे जुड़ेगा और ये कंसंट्रेशन पहले से क्या हो गई? बढ़ गई। जैसे ये बढ़ेगी, बताओ रिएक्शन क्या करे फिर? रिएक्शन को पीछे की तरफ हटना पड़ेगा, उसको बैकवर्ड शिफ्ट लेना पड़ेगा। हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट पहले से वीक हो गया, कमजोर और भी कमजोर हो गया, जो बेचारा पुअर था वो और पुअर हो गया। इसी को बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। बड़ी सिंपल सी केमिस्ट्री। इसके लिए जरूरी है, बस ध्यान रखना, एक वीक होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और एक आयन कॉमन होना चाहिए। कॉमन। अगर एक आयन कॉमन नहीं है तो जाके वहां कभी ऐड भी नहीं होगा। बोलो, एक आयन कॉमन होगा तो ऐसा होगा। कोई दिक्कत? बोलो, सब सेटिस्फाइड हो गए? देखो, छोटा सा एक एमसीक्यू बनाए, नोट मत करना। मान लेते हैं इसको ऐड करने से पहले, जोड़ने से पहले, इसका इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा था। इसकी वियोजन की मात्रा अल्फा थी। जोड़ने के बाद अल्फा डैश हो गई। कितनी हो गई? अल्फा डैश। बताओ, अल्फा डैश अल्फा से छोटा आएगा बड़ा आएगा? अल्फा डैश अल्फा से छोटा आएगा बड़ा आएगा? बड़ा कैसे आएगा? जब वो वीक हो रहा है तो छोटा ही तो आना चाहिए। इसी का नाम तो कॉमन एन इफेक्ट है, अल्फा का पहले से घट जाना। अरे भाई, वो वीक नहीं हो गया क्या? नहीं हो रहा है, ज्यादा डिसोसिएट क्यों हो रहा है? वीक होने का मतलब क्या है? अब कम डिसोसिएट हो रहा है। देखो, यहां पे गड़बड़ है, दोबारा सुन। हम कह रहे हैं वीक और वीक हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? भाई वो कम टूट रहा है, अब वो कम डिसोसिएट हो रहा है, उसका अल्फा पहले से घट रहा है। चाहे निकाल के देख लेंगे भी न्यूमेरिकल में, पक्की बात है अल्फा डैश की वैल्यू अल्फा से कम मिलेगी। आया सबको समझ? यही तो कॉमन आयन इफेक्ट है, ये तो समायन प्रभाव है। बोलो, आई थिंक क्लियर। एक सिंपल सी केमिस्ट्री है, और पता नहीं कितने सारे क्वेश्चन अभी हम करेंगे। बस ध्यान रखना कि ये कंसंट्रेशन यहां पे आके ऐड होगी, रिएक्शन को पीछे हटना पड़ेगा, अल्फा पहले से घट जाए। रिलाइज हो गया सबको? लिखो इसकी वन लाइन डेफिनेशन। लिखो, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, in the presence of strong electrolyte, in the presence of strong electrolyte, the degree of dissociation of, in the presence of strong electrolyte, the degree of dissociation of weak electrolyte decreases. In the presence of strong electrolyte, the degree of dissociation of weak electrolyte decreases, provided, provided, इसका मतलब होता है शर्त यह है कि provided they have one common ion, provided they have one common ion, ये शर्त है। उनमें एक आयन कैसा होना चाहिए? कॉमन। दे हैव वन कॉमन आयन। आई बात समझ? स्ट्रॉन्ग की प्रेजेंस में वीक और वीक हो जाएगा। ये एग्जांपल नोट कर लो फटाफट, ये दोनों एग्जांपल लिख सकते हो। ये इसके लिए शर्त है, एक इलेक्ट्रोलाइट को वीक होना चाहिए और एक को स्ट्रॉन्ग। जब एक वीक होता है, एक स्ट्रॉन्ग होता है और एक आयन कॉमन होता है, तब ये फिनोमिना होगा, तब ये घटना होगी। कमजोर और भी कमजोर हो, बेचारा पहले से गरीब था वो और गरीब हो गया, ऐसे कैसे? दिस इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट, सम आयन प्रभाव। रीजन आपके सामने, ली चटलेस प्रिंसिपल लगा दो एकदम से आंसर में। तो ये इसकी केमिस्ट्री है। ओके, चलो डन। वीक का और वीक हो जाना, प्रोवाइडेड दे हैव वन कॉमन आयन।
तो जो अल्फा है ना, अल्फा वो पहले से भी कम आ रहा है। चलिए इसको हटा दिया, क्लियर हो गया सबको, कोई दिक्कत? फॉरवर्ड हो जाएगा ना ये कहाँ से फॉरवर्ड हो जाएगा? इससे क्या फर्क पड़ेगा? फॉरवर्ड फॉरवर्ड नहीं होगा कहीं भी। आप बताओ कैसे होगा, बोर्ड पे देख के बताओ कैसे होगा। हमने कहा कि फॉरवर्ड हो जाएगा, हम तो कह रहे हैं वीक और वीक हो जाएगा। इसके तो फॉरवर्ड होने की बात ही नहीं होगी। उसे तो फॉरवर्ड ही फॉरवर्ड होना था, वो स्ट्रांग था भाई। और फ्रॉम पे और फ्रॉम। ऐसा नहीं होता, स्ट्रांग से और स्ट्रांग, वीक और वीक होता है। समझ गए? देखो, साइंटिफिक बात करो ना, ऐसी हवा में बात नहीं करनी। डिसाइडेड। देखो यहाँ पे एक एमसीक्यू बनाते हैं। अब एक क्वेश्चन बनाते हैं, देखो नोट मत करना। लो आप सोच के बताओ, किसी को लिखना नहीं है। आपको मैंने ये पेयर दिया, देखो आप सोच के बताना, किसी को लिखने की जरूरत नहीं होगी। क्या यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट होगा? क्या यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट होगा? चलिए, एक बच्चा कह रहे हैं यस सर। कोई बात नहीं, आप सब भी सोचो। कैन दिस पेयर शो कॉमन आयन इफेक्ट? ओके वाई? नो रीजन। सीएल माइनस सीएल सीएल दोनों में, सीएल माइनस कॉमन, इसलिए कॉमन आयन इफेक्ट हो जाएगा। चलो बैठ जाओ। आपको इनकी बात सही लगती है गलत लगती है? सीएल माइनस दोनों में, सीएल माइनस कॉमन है। कुछ कहना बताओ। हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? दोनों में सीएल माइनस है इसलिए हो जाएगा। इसका आंसर है नो, क्योंकि ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। ये दोनों ही प्रबल है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक होना जरूरी होता है, तो होता है ये फिनोमिना। समझ रहे हो आप? जब दोनों स्ट्रॉन्ग हो तो नहीं होता ये फिनोमिना। एक वीक होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग। सोच के देखो ना, तभी तो वीक और वीक होगा ना। अब वो भी स्ट्रॉन्ग और वो भी स्ट्रॉन्ग, ना वो पीछे हटेगा ना वो पीछे हटेगा, कुछ भी नहीं होगा। नो बैकवर्ड रिएक्शन। आ रही है बस, डेफिनेशन कॉन्सेप्ट को लगाइए ना। आपको क्या डायरेक्शन दी गई? एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक होना जरूरी है। मैं अगर आपसे कह दूं एक फॉर्मिक एसिड है, एक एसिटिक एसिड है, क्या ऐसे केस में ये फिनोमिना हो जाएगा? जबकि एक आयन कॉमन है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये भी वीक है ये भी वीक है। दोनों वीक, दोनों स्ट्रॉन्ग, कभी भी ये फिनोमिना नहीं होगा। एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक होना चाहिए, और एक आयन कॉमन वीक हो। आ रही है बात समझ? और अभी जैसे आपको स्ट्रॉन्ग पहचानना नहीं आता, तो ये तो अलग केमिस्ट्री है, ये अभी अभी नहीं सिखा रहा। वीक को कैसे पहचानोगे? ये ऑर्गेनिक एसिड है, और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वीक ही होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड सारे के सारे वीक एसिड होते हैं, वीक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। दैट शुड बी क्लियर। वीक ऑर्गेनिक वाले सारे के सारे वीक होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो कॉमन लाइन इफेक्ट ना यहाँ होगा ना यहाँ होगा, ये जरूर ध्यान रखें। ये लिखना चाहते हैं लिख लें फटाफट, जल्दी जल्दी क्विक, जिसको लिखना लिखा होगा। वो बात काम की लगे तो नोट कर लिया करें। ऑर्गेनिक एसिड जितने भी होते हैं सारे के सारे वीक होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड जितने भी होते हैं सब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इट मस्ट बी क्लियर। ठीक है, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, एनिमेट कर रहा हूँ। ठीक है, डन है। नेक्स्ट हेडिंग इज आफ्टर कॉमन एंड इफेक्ट। इसको बोलते हैं हम लोग डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। नोट करिए, बात मत करिए। डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब एक अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है ना, वो तो सारे देखिए। डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। चलिए पहले हम शुगर है आ रहे हैं। इसको बोलते हैं आर्रीनियस कॉन्सेप्ट। आर्रीनियस कॉन्सेप्ट, आर्रीनियस की अवधारणा। शाह को पता होगा, ये सबसे पुराना कॉन्सेप्ट है, इसको आर्रीनियस कॉन्सेप्ट कहते हैं। चलिए पहले बात करते हैं कि आर्रीनियस एसिड क्या होता है। देखो आर्रीनियस एसिड किसको बोलते हैं? आर्रीनियस एसिड का काम क्या होता है? विच हीव्स प्रोटोन, जो अपने में से क्या देता है? प्रोटोन इन वाटर। जो पानी के अंदर प्रोटोन देता है, पानी में डाल दो
अपने में से प्रोटोन निकालेगा, इसको प्रोटोन कहते हैं। फिर जैसे HCl है, आपने इसको पानी में डाल दिया, सबको पता है ये पानी में ऐसे टूटता है, देखो प्रोटोन निकाल रहा है। नाइट्रिक एसिड को पानी में डाल दिया, ये भी टूटेगा, प्रोटोन निकाल रहा है। ये बहुत जरूरी है कि इसको पानी में ही डालना है, और वो अपने में से क्या निकाले, प्रोटोन। जो पानी के अंदर प्रोटोन रिलीज कर देगा, शर्त है पानी के अंदर, उसे क्या कहेंगे, आरिनियस एसिड, आरिनियस अम्ल कहते हैं। एक होता है आरिनियस बेस, को लिखे मत बच्चा, पहले सुना करें, आपको बार बार कहते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन के लिए ना पहले थ्योरी बहुत अच्छी होगी, थी वरना क्वेश्चन नहीं पाएंगे। एक बेस क्या होता है, विच गिव्स हाइड्रोक्सिल एनिल वाटर, जो पानी में OH निकालता है, जैसे कि NaOH। आप NaOH को पानी में डालो, OH निकालेंगे। KOH, आप उसको पानी में डाल दो, अपने में से OH निकालेंगे। ये शर्त है, ये दोनों काम पानी में ही होते हैं। आरएनएस की डेफिनेशन वाटर में ही चलती है, जाना नोट कर लो उसको फटाफट। अब कौन मना कर रहा है, आप लिखो। एक आरएनएस एसिड, एक आरएनएस बेस, एक आरएनएस अम्ल और एक आरएनएस अक्षार। एसिड का काम है प्रोटॉन डोनेट करना, और बेस का काम है हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्साइड आयन डोनेट करना। बट रिमेंबर इन वाटर, ये बहुत जरूरी है। ये इस डेफिनेशन की सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जिस डेफिनेशन के लिए पानी होना बहुत जरूरी है, जाना, वरना आरएनएस वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है। आराम से लिखो इसको आप। HCl, HNO3, H2SO4 सब जानते हैं एसिड, वो आरएनएस थ्योरी के हिसाब से ही। और आरएनएस बेस क्या करते हैं, अपने में से हाइड्रोक्सिल आयन निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोनों डेफिनेशन में पानी का होना जरूरी है। ठीक है, आगे सबको समझ, कॉमन सी बात है बिल्कुल। सबसे पुरानी डेफिनेशन यही है कि हम पढ़ते थे क्लास 6-7 से, कि जो अपने में से H+ आयन देगा वो एसिड, और जो हाइड्रोक्सिल आयन देगा वो बेस। चलिए डेफिनेशन क्लियर हो गई हमारी, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको रब कर रहे हैं, डन। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट में कुछ सीरियस लिमिटेशंस है, नोट करिए हेडिंग लिमिटेशंस। अब जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है ना, ये फुल फ्लैज नहीं है कि इसको हर जगह लगा देते। इसमें दो सीरियस लिमिटेशन है, इसको हिंदी में कहते हैं सीमाएं। अब देखो इसकी सीमाएं स्टडी करते हैं, इसकी सीमाएं देखते हैं, इसकी सीमाएं कहते हैं। देखो नोट मत करना, पहली लिमिटेशन, द प्रेजेंस ऑफ वाटर इज नेसेसरी। देखो ध्यान देना, पानी का होना बहुत जरूरी है, जबकि ऐसा कुछ केमिस्ट्री में जरूरी नहीं कि आप हर चीज पानी में स्टडी करें। सब बच्चे यहां पर देखें, इस कॉन्सेप्ट के लिए पानी बहुत जरूरी है, ये डेफिनेशन ही पानी में चलती है। अब क्या पता हमारे पास वाटर ना हो, हम लैब में काम कर रहे हैं, वहां पे बेंजीन हो, क्या पता वहां पे अल्कोहल हो, ईथर हो, हर जगह थोड़ा पानी में ही काम होता है। तो ये चीज गलत है, इसको हम लिमिट्स मानेंगे। कहीं पानी की एब्सेंस आ गई फिर क्या होगा, पानी की एब्सेंस में ये डेफिनेशन फेल। इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, दिस कॉन्सेप्ट कैन नॉट वर्क। ये वाला कॉन्सेप्ट चल ही नहीं सकता। सोच के देखें, जब पानी का होना जरूरी है और पानी हर जगह होता नहीं, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हर जगह काम नहीं करेगा, फेल। दूसरा ड्रॉबैक, कंपाउंड को अपने में से क्या रिलीज करना है, प्रोटोन, या फिर क्या रिलीज करना है, हाइड्रोक्सिल आयन। मेरे पास एक कंपाउंड है, लाइक या एक कंपाउंड लेते हैं हम लोग, दिस वन। अब ना तो इसके पास प्रोटोन निकालने के लिए, ना हाइड्रोक्सिल आयन निकालने के लिए, जबकि इसकी नेचर जो होती है वो बेसिक होती है। इसकी नेचर बेसिक है, ओके, देखो ध्यान देना, इसकी नेचर बेसिक है। इसकी नेचर बेसिक है, इसको एक्सप्लेन कैसे करें, इसके पास तो हाइड्रोक्सिल आयन निकालने के लिए है ही नहीं। आ रहा है कुछ समझ, दोबारा देख। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से कंपाउंड को अपने में से क्या निकालना है, H+ आयन, OH आयन। अब किसी के पास H+ OH ना हो फिर क्या करें, इसके पास तो नहीं है H+ देने के लिए, इसके पास तो OH आयन देने के लिए है ही नहीं, जबकि इसकी नेचर बेसिक होती है। तो यहां पे आके आरएनएस की थ्योरी फेल हो गई।
आरएनएस के पास आंसर ही नहीं है इसका। अगर हम आरएनएस कॉन्सेप्ट से ही पूछे बताओ ये कौन है, एसिड या बेस, तो बोलेगा मुझे नहीं मालूम, उसकी थ्योरी यहाँ पे काम ही नहीं करेगी। तो लिख देता हूं इस बात को, इन द एब्सेंस ऑफ, आप समझ पा रहे हैं, जिस चीज को उसे निकालना है वो उसके पास है ही नहीं, इन द एब्सेंस ऑफ H प्लस आयन ऑब्लिक हाइड्रोक्सिल आयन इन कंपाउंड, अगर इनकी एब्सेंस है, अनुपस्थिति है, दिस डेफिनेशन या दिस कॉन्सेप्ट डज नॉट वर्क, ये वर्क ही नहीं कर पाएंगे। कैसे वर्क करें, प्रॉब्लम ये आ रही है के पास H प्लस बचा है, तो ये इसमें सीरियस ड्रॉप है। चलो इन दोनों बातों को नोट करो, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, एक तो वाटर की एब्सेंस में ये कौन सी करता, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर दिस कॉन्सेप्ट कैन नॉट वर्क, ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करता। और दूसरी बात, इन द एब्सेंस ऑफ H प्लस आयन एंड OH आयन इन वाटर इन कंपाउंड, दिस कॉन्सेप्ट डजंट, इन दो सिचुएशन में ये कॉन्सेप्ट काम ही नहीं करेगा। ये इसकी दो सीरियस लिमिटेशन है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल हर जगह काम नहीं करेगा, ये सिद्धांत कहीं कहीं फेल भी हुआ है। बता रहे हैं, इससे अगले कॉन्सेप्ट से पता लगता है, इसका आंसर आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के पास है। ठीक है जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग नाउ, ओके। नेक्स्ट इज कॉल्ड, नेक्स्ट हेडिंग इज रोस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, रोस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, एक अगला कॉन्सेप्ट है उसका नाम है ब्रोस्टन लोरी कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये आरबीआई से ज्यादा अच्छा भी है, दैट्स बेटर। चलिए करते हैं शुरू। देखो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक एसिड किसको बोलते हैं, एक एसिड कौन होता है, नोट मत करना, जो प्रोटॉन देता है, प्रोटॉन डोनर। देखो देखो इसकी एक खास बात है, इसमें पानी पानी वाली रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें पानी वाली कोई लिमिट नहीं कि पानी में ही देना, बस प्रोटॉन देना चाहिए, चाहे वो पानी हो चाहे ना हो। देखो सुन लो कितनी इंपॉर्टेंट चीज, ब्रोस्टेड की डेफिनेशन की सबसे खास बात है इसमें पानी की कंडीशन गायब करनी। आर्मीएस तो पानी की बात कर रहा था, ये पानी की बात नहीं कर रहा। और बेस कौन है, जो प्रोटोन एक्सेप्टर है, प्रोटोन एक्सेप्टर। देखो कितने सिंपल से डेफिनेशन, जो प्रोटोन देता है वो एसिड और जो लेता है वो बेस, और पानी वाली कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसकी दोनों डेफिनेशन क्या है, प्रोटोन की टर्म्स पे, अगर ध्यान से देखो दोनों डेफिनेशन प्रोटोन की टर्म्स पे है, इसे नाम रखा हमने प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी कोई नोट नहीं करेगा। किसी ने पूछा HCl एक एसिड क्यों है, ये लो वो अपने में से H प्लस आयन देना, चाहे पानी में ही देना, डजंट मैटर, दे तो रहा है ना। नाइट्रिक एसिड एसिड क्यों है, वो भी H प्लस आयन दे रहा है, चाहे पानी में ही दे रहा है, दे तो रहा है ना। क्योंकि इसने तो बोला बस प्रोटोन देने वाला होना चाहिए, इसे बोला जो प्रोटोन देगा वो एसिड, और जो प्रोटोन लेगा, जैसे अमोनिया है, अमोनिया प्रोटोन ले लेती है, अमोनिया खुद बन जाती है अमोनियम आयन। इस टाइम अमोनिया कैसे काम कर रही है, एज अ बेस। वाटर है, वाटर भी H प्लस आयन को ले सकते हैं, कैन मेक हाइड्रोनियम आयन, तो वाटर इज आल्सो बिहेविंग एज बेस। देखो ये भी एज अ बेस काम कर रहा है, ये भी एज अ बेस काम कर रहा है। इसके अंदर सबसे इंटरेस्टिंग बात है, पानी की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। देखो इससे एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है, इससे ये इंडिकेशन मिलता है, देखो ध्यान देना, इससे ये इंडिकेशन मिलता है, ऑल arenous acids are roasted acids, but
but all Bronsted acids are not RNAs acids. ये बताइए समझ क्यों? बताओ, सबको सेंटेंस क्लियर हुआ? क्योंकि उसने पानी की रेस्ट्रिक्शन लगाई थी। ये तो कह रहा है जब पानी हो जाए ना हो, इसे जितने भी आरएनएस एसिड है सारे के सारे ब्रोंस्टेड एसिड, लेकिन सारे के सारे ब्रोंस्टेड एसिड आरएनएस एसिड नहीं है। तो क्लियर हो गया सब बच्चों को? ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन, एक बार इसको लिखो आप, यहां से प्रॉपर नोट करो, ये एग्जांपल्स भी कॉपी करना, और फिर ये सेंटेंस बाद में लिखना। ये सेंटेंस सबसे बाद में लिखना, यहां तक लिखना है सेंटेंस। अरे आराम से वो चीज कॉपी करो। एक ब्रोंस्टेड एसिड क्या होता है, एक ब्रोंस्टेड बेस क्या होता है, डेफिनेशन लिखो आप। एसिड प्रोटॉन डोनर और बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर। एसिड होता है प्रोटॉन डोनर और बेस क्या होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन, एसिड प्रोटॉन डोनर, बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर। एसिड प्रोटॉन डोनर एंड बेस इज प्रोटॉन एक्सेप्टर। एसिड प्रोटॉन डोनर और बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर, इसलिए बोलते हैं इसको प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट। And all RNase acids are Bronsted acids, but all Bronsted acids are not RNase acids. और बेस का तो वो आपस में रिलेशनशिप है ही, बेस का तो आपस में कोई रिलेशनशिप है ही। आरएनएस बेस अलग है, ब्रोंस्टेड बेस अलग है। ठीक है, फाइनल हो गया। तो इसका कंफ्यूजन ना होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखो इसके में ये आरएनएस पर शायद ध्यान से नोट कीजिएगा, सभी नोट कर लिया उम्मीद है। ओके, जल्दी जल्दी फास्ट लिखिए। देखो नेक्स्ट है इसके बाद, अगला हेडिंग है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, इसको हिंदी में कहते हैं संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म। देखो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं। चलिए सब ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास HCl, सब देखो ध्यान से, समन एक्सपेंसिव, सबको पता ही अपने में से H+ दे सकता है, तो सीधी सी बात है ये एक एसिड। लेकिन अब सुनिए ध्यान से, जो इसका ये वाला पार्ट बना, ये तो H+ ले सकता है, फिजिक्स लगाई, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, ये चाहे तो H+ से बॉन्डिंग कर ले। नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन करते ही नहीं करते। देखो ये तो चाहे तो H+ ले सकता है, तो पता है ये कौन है, ये बेस है। सुन लो ध्यान से, ये एसिड है तो ये कौन है, बेस है। ये ब्रोंस्टेड एसिड है तो ये ब्रोंस्टेड बेस है। ये प्रोटॉन दे सकता है तो ये प्रोटॉन ले सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें ये इसी का हिस्सा है, इसी का पार्ट है। तो पता है इसे क्या कहते हैं, इस पूरे पेरो क्या बोलते हैं, ये दोनों कौन है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अभी लिखना नहीं, ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अगर ये एसिड है तो ये कौन है इसका, कॉन्जुगेट बेस। अगर ये बेस है तो ये कौन है इसका, कॉन्जुगेट एसिड। समझ पा रहे हो? दोबारा दोबारा देखिए, नोट मत कीजिए। सबको पता है ये एसिड, और ये कौन है, बेस है। इसमें क्या स्पेशल, अगर वो प्रोटॉन दे सकता है तो वो ले सकता है, एसिड है तो वो बेस है।
लेकिन पता है एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इन दोनों में एक संबंध है, एक रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप है? ये एक दूसरे के क्या है? कॉन्जुगेट है। क्या क्या इसके बिना ये पूरा है? क्या इसके बिना ये पूरा है? इम्पॉसिबल। जो दूसरे कॉन्जुगेट है, हम इसे इस पेयर को बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर अभी और देखते हैं, नोट कीजिएगा। नाइट्रिक एसिड, सबको पता है नाइट्रिक एसिड अपने में से H प्लस आयन निकालता है। बोलो होता नहीं होता? इसका मतलब ये कौन है? एसिड। ये कौन है इसका? कॉन्जुगेट बेस। ये कॉन्जुगेट बेस है, देख लो आप। और को कहते हैं कि ये कौन है? बेस। ये कौन है इसका? कॉन्जुगेट एसिड। समझ रहे हो आप? तो कॉन्जुगेट में ना एक बात का डिफरेंस होता है सिर्फ, किस चीज का? प्रोटोन का। आप ध्यान से देखो, ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, इनको देखो ध्यान से, ये भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। फर्क कहां पर है? सिर्फ एक प्रोटोन का फर्क है। ये भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, देखो ध्यान से। ये अमोनिया है तो वो NH4 प्लस है। कॉन्जुगेट एसिड में सिर्फ H प्लस का फर्क होता है, सिर्फ H प्लस का। देखो ध्यान से सोचो, बोलो क्लियर हो रहा है? और एक स्टोरी देखो और है, अगर आपने किसी एसिड में से प्रोटोन निकाल दिया तो क्या बनेगा उसका? कॉन्जुगेट बेस। और अगर आपने प्रोटोन जोड़ दिया तो क्या बनेगा उसका? कॉन्जुगेट एसिड। आ रहा है कुछ समझ? कॉन्जुगेट की ये शर्त है। प्रोटोन का फर्क होता है सिर्फ प्रोटोन का। प्रोटोन निकाल दो तो कॉन्जुगेट बेस बनता है, प्रोटोन जोड़ दो तो कॉन्जुगेट एसिड बनता है। आ रही है बच्चों? देखो अभी कोई नोट नहीं करना, आप पहले ध्यान से देख लो। देखो यहां भी प्रोटोन का डिफरेंस, यहां भी प्रोटोन का डिफरेंस, यहां भी प्रोटोन का डिफरेंस। अब देखो मैं छोटा क्वेश्चन क्रिएट करूं, देखो आपसे, देखते हैं कौन सोच के बताएगा। मान लेते हैं मेरे पास देखो सोच के बताना, ये कॉम्बिनेशन है, ये वाला कॉम्बिनेशन, सोच के बताना, क्या ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है? और दिमाग, क्या ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है? संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म है? सोचो, क्या ये दोनों मिलके कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बना रहे हैं? ये मना कर रही है, सोचो आप लोग, बाकी लोग भी, क्या ये मिलके कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बना रहे हैं? क्यों नहीं बना रहे? पूछ रहे ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्यों नहीं है? आपने मना करा ना, दोनों आयन है, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये है। बाकी लोग भी सोचे, तो आप कैच नहीं कर पाए, सबका आंसर गलत है, दोबारा देख। ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। मैं पूछ रहा हूं दोनों में डिफरेंस किस चीज का है? एक H प्लस आयन का, प्रोटोन का, इसको समझिए आप। प्रोटोन का फर्क तो है। ये लीजिए, ये आयन सारा काम कर रहा है, इस आयन ने पूरी स्टोरी टर्न कर दी। बोलो, देखो देखना पड़ेगा ना ध्यान से, देखो इन दोनों को देखो आप, ऐसे इन दोनों को देखो, ऐसे इन दोनों को देखो, पता लग रहा है साहब से? मान लीजिए ऐसी दो कंट्रीज है, दो देश, इधर इंडिया, इधर पाकिस्तान, दोनों में किस चीज का फर्क है? ये बॉर्डर ही तो है। अभी इसे खत्म कर दो, दोनों दोनों एक जैसे हो गए, पता नहीं लग पाएगा ये पाकिस्तान में कौन रहता है या इंडिया में कौन रहता है। एक छोटा सा ये लाइन सब कुछ कर रही है, ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है। फर्क प्रोटोन का है, प्रोटोन का, इसे कैच करना पड़ेगा। देखो आप, अगर मैं इसमें से प्रोटोन निकाल दूं तो कॉन्जुगेट बेस बन जाए, और प्रोटोन जोड़ दूं तो कॉन्जुगेट एसिड बन जाए। दिमाग लगाओ, देखो दिमाग को खोलो, सारा गेम प्रोटोन का है। हल्का सा बस प्रोटोन ने पूरी स्टोरी को टर्न कर रखा है। इट इज क्लियर? देखो ऐसे ही यहां से प्रोटोन चला गया, कॉन्जुगेट बेस बन गया, प्रोटोन ऐड हो गया, कॉन्जुगेट एसिड बन गया। बोलो हो रहा नहीं हो रहा? अब मैंने आपसे सवाल पूछा, क्या ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर था? इसका आंसर था नो। देखो ध्यान से, ये कौन है? CH3CO नेगेटिव, वो कौन है? CH3COOH2 पॉजिटिव। वहां दो एच लगा रखे हैं यहाँ पे। फर्क कितना होना चाहिए? सिर्फ एक प्रोटोन का। अभी ना इसको दोबारा से कराते हैं, स्पेस बन जाएगा, पहले इसको लिखो।
ये नोट कर लो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। सब लोग कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर को नोट करें। संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म, इसे कहते हैं संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। हम बोलते हैं इसको कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म। दोनों में फर्क किस चीज का है? सिर्फ प्रोटोन का है, प्रोटोन, बस प्रोटोन का डिफरेंस होता है। एक H प्लस आयन, अगर H प्लस चला गया तो कॉन्जुगेट बेस बन गया, और H प्लस जुड़ गया कॉन्जुगेट एसिड बन गया। इतना सा फर्क है सर। देखो ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज, अगर एसिड से H प्लस जाएगा तो कॉन्जुगेट बेस बनेगी, और बेस में H प्लस जुड़ने से कॉन्जुगेट एसिड बनेगी। आई बात समझ? चला गया सबको समझ? कॉन्जुगेट बेस कैसे बनता है, कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनता है, देखो भी देखते हैं, इसको इंप्रूव करते हैं। नोट कर लिया? लिखिए लिखिए सवाल। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बनने के लिए इंपॉर्टेंट चीज है, एक प्रोटोन देगा तो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, और प्रोटोन लेके कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। देखो थोड़ा सा इसको अप्लाई कर, ओके इसको हटा रहा हूं। देखो मेरे पास वाटर है, देखते हैं कौन कहीं दिखाया, इससे बच्चे मुझे और बताना। बताओ इसका कॉन्जुगेट बेस कौन है? बताओ वाटर का कॉन्जुगेट बेस कौन हो? OH नेगेटिव, करेक्ट, सही बात है बिल्कुल। इसका कॉन्जुगेट बेस कौन हो? OH नेगेटिव का भी कॉन्जुगेट बेस सकता है। OH नेगेटिव का कॉन्जुगेट बेस, करेक्ट, यस। ऑक्साइड क्या होता है? O2 नेगेटिव, शाबाश। H प्लस निकाल दो ना। अरे भाई पहले मैंने इसका कॉन्जुगेट बेस पूछा, अब इसका कॉन्जुगेट बेस पूछ रही हूं। जब भी कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे H प्लस को निकालेंगे, निकालेंगे, दिमाग में सेट करो आप। और कॉन्जुगेट एसिड के लिए H प्लस को ऐड करेंगे। बताओ इसका कॉन्जुगेट एसिड कौन है, और इसका कॉन्जुगेट एसिड कौन? वेरी सिंपल, इतना सिंपल है। बताओ इसका कॉन्जुगेट बेस कौन है? बताओ कौन है इसका कॉन्जुगेट बेस? CO3 2 नेगेटिव, माइनस तो पहले से ना 2 नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि एक H प्लस गया ना, वो उसको इलेक्ट्रॉन देंगे। बोलो क्लियर हुआ? और इसका कॉन्जुगेट एसिड कौन है? H2CO3, वेरी गुड, H प्लस जोड़ दिया इन्होंने। बोलो क्लियर हुआ? कुछ भी नहीं, सिंपल, कॉन्जुगेट बेस के लिए H प्लस निकालना है, और कॉन्जुगेट एसिड के लिए H प्लस जोड़। ये सिंपल सी स्टोरी है, बता। क्लियर हो गया? इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए था। क्वेश्चन मिल जाएंगे बुक में बहुत सारे। फिर एक इंपॉर्टेंट लाइन, देखो फिर से एक इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं। अ स्ट्रॉन्ग एसिड हैज, चलो आप भी लिख लो पैरेलली। अ स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक conjugate base, and a weak acid has strong conjugate base, and a weak acid has strong conjugate base। ये सेंटेंस देखो तुम। A strong acid has weak conjugate base, and a weak acid has strong conjugate base। A strong acid has weak conjugate base, and a weak acid has strong conjugate base। देखो मीनिंग समझ, अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? वीक। देखो ध्यान दो, वीक, और एसिड वीक है तो कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। उल्टा होगा हमेशा, देखो सब सुन लेंगे, उल्टा होगा हमेशा।
अगर आपके पास एसिड स्ट्रांग है तो कंजुगेट बेस ऑटोमेटिकली क्या है, वीक। और एसिड वीक है तो कंजुगेट बेस स्ट्रांग। देखो उसको समझते हैं, लिखना नहीं किसी को बिल्कुल भी। देखो उसको समझते हैं। हमें सबको पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। ये केमिस्ट्री का बड़ा फेमस एसिड है और स्ट्रांग होता है। देखो ये स्ट्रांग क्यों होता है? स्ट्रांग होने का मतलब है इसके पास बहुत सारे H प्लस आयन। इसके पास क्या है? बहुत सारे H प्लस आयन। ये अपने में से बहुत सारे H प्लस आयन निकाल सकता है, तो स्ट्रांग है। अच्छा, इसके पास इतने सारे H प्लस आयन क्यों आए? इसका मतलब इसने H प्लस आयन कम लिए। अरे भाई ये बेस था, इसका काम क्या था? इसका काम क्या था? H प्लस लेना। इसने H प्लस कम लिए, तभी तो इतने सारे H प्लस आयन हो गए। और जब इसने H प्लस आयन कम लिए तो ये कौन हो गया? वीक। अरे ये बात समझ, अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो ऑटोमेटिकली वीक है। और छोड़ो भी, रुक जाओ। एसिडिक एसिड, भाई हम सब कहते हैं एसिडिक एसिड वीक होता है। अब एसिडिक एसिड वीक क्यों है? कहां चले गए उसके H प्लस आयन? बताओ, वो वीक क्यों है? उसके H प्लस आयन किसने ले लिए? इसने ले लिए। इसने इसने बहुत कम कर दिया। इसका मतलब बेस कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। अरे बस एक मिनट, देखिए मैथ्स चल रहा है, क्या ध्यान दो प्लीज। आपकी इनकम और आपकी सेविंग दो चीजें हैं। ये आपकी इनकम है, जो आप पैसे कमा रहे हैं, और ये आपकी सेविंग बचत, ठीक है। ये ऐसे करते हैं, इनकम को छोड़ के यहाँ पे एक्सपेंडिचर ले लेते हैं। एक्सपेंडिचर जिसे कहते हैं खर्चा, खर्च करते हैं एक्सपेंडिचर से। आपका खर्चा बहुत जगह है, बहुत चीजें, बहुत शॉपिंग करते हैं आप, आए दिन कुछ मंगाते हैं, कभी ऑनलाइन कुछ, कभी ऑनलाइन कुछ। आपका खर्चा बहुत ज्यादा है, तो आपकी सेविंग क्यों? नेचुरली कम। आपका खर्चा बहुत कम है, बहुत कम आप खर्च करते हैं, सिंपल लाइफ है आपकी, तो सेविंग क्यों? जब अंडरस्टूड है, वही मैथ्स यहाँ पे चल रहा है। अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है तो पक्की बात कॉन्जुगेट बेस क्या हुआ? वीक हो। अगर एसिड वीक है तो कॉन्जुगेट बेस क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग होगा, ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होगा। सोच के देखो, बोलो क्लियर हो रहा है? देखो आज हम क्या सीख रहे हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कैसे बनता है। और अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होता है तो कॉन्जुगेट बेस वीक होता है, और एसिड वीक तो कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग। इज इट क्लियर टू ऑल? सबको आ गया समझ? नोट कर लो, चाहे आप लिख सकते हैं। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग तो कॉन्जुगेट बेस वीक, और एसिड वीक तो कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग। और आज हमने ये सीखा है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बनाते हैं कैसे। दोनों में से प्रोटोन का फर्क होता है, प्रोटोन का। प्रोटोन चला गया तो कॉन्जुगेट बेस बन गया, और प्रोटॉन जुड़ गया तो कंजुगेट एसिड बनेगा। A strong acid has weak conjugate base and a weak acid has strong conjugate base. उल्टा होता है हमेशा, ठीक है। है अगले स्टेप पे। डन। ऐसे ही a strong base has, क्या बोलेंगे, weak conjugate acid, and a weak base has, क्या बोलेंगे, strong conjugate acid। उल्टा बोलना है। देखो रुक जाओ, मेरे पास एक बेस है, यह ऑर्गेनिक बेस है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ध्यान देना। और ये बना दिया मैंने इसका कॉन्जुगेट एसिड। ये बेस है, मैंने इसका कॉन्जुगेट एसिड बना दिया। इसने H प्लस जोड़ा और क्या बन गया इसका? कॉन्जुगेट एसिड। देखो ये बेस है, तो ये कौन है? इसका कॉन्जुगेट एसिड। अब ध्यान देना, देखो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। अच्छा, अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो H प्लस कितने रह गए? ज्यादा होंगे कम होंगे? जब बेस स्ट्रॉन्ग है, बेस स्ट्रॉन्ग, तो उसने बहुत सारे H प्लस ले लिए होंगे। H प्लस वहां पे ना के बराबर होंगे, तो ये कैसा काउंट होगा? वीक एसिड। नाम उसका आएगा,
हम बोले कमजोर है वो एसिड, H प्लस बहुत कम दे रहा था, जबकि लिए सारे इसने। बोलो आ रहा है समझ? ऐसी मेरे पास एक बेस है एनिलीन, इसको वीक बेस कहते हैं। देखो इसको वीक बेस कहते हैं। ये बनाया मैंने इसका कॉन्जुगेट एसिड। देखो ये बना दिया मैंने इसका कॉन्जुगेट एसिड। सोच के बताओ, सोच के बताओ, अगर ये वीक बेस है तो कॉन्जुगेट एसिड कैसा है? इसका मतलब H प्लस बहुत सारे होंगे, नहीं होंगे? क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग। अरे ये बात समझ, उल्टा होगा हमेशा, उल्टा। घर जाके ना इसकी प्रैक्टिस करना, देखो ऐसी हवा में नहीं छोड़ोगे तो कल परसों में अपने आप भूल जाओगे। वो कल उसको पहली बात, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कैसे बनता है सीखा हमने। और उस पेयर में अगर एक स्ट्रॉन्ग होता है, दूसरा अपने आप वीक होता है। एक वीक होता है, दूसरा अपने आप स्ट्रॉन्ग। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। अगर आपका ज्यादा एक्सपेंडिचर है तो आपकी सेविंग अपने आप बचत ही नहीं होगी। आपका एक्सपेंडिचर कम है, आपकी सेविंग ज्यादा होगी। ये बिल्कुल नेचुरल है, नेचुरल। ठीक है, सेटिस्फाइड है सब लोग? सारा गेम किसका है? H प्लस आयन। जिसमें कोई फिर बट ना हो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दैट मस्ट बी क्लियर। जब भी एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, कॉन्जुगेट बेस वीक होता है। एसिड वीक होता है, कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है। बेस स्ट्रॉन्ग होता है, कॉन्जुगेट एसिड वीक होता है। और अगर बेस वीक है तो कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग है। बोलो क्लियर हो गया सबको? ठीक है, दैट शुड बी क्लियर, ये भी फाइनल है। अब करें इसको। नेक्स्ट हेडिंग इज लिविस कॉन्सेप्ट। लिविस कॉन्सेप्ट। देखो लिविस कॉन्सेप्ट क्या होता है। लिविस एसिड, पहले हम बात करेंगे लिविस एसिड की। एक लिविस एसिड होता है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। और लिविस बेस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। लुईस बेस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, लेता है, वो एसिड, और देने वाला क्या होता है? बेस। देखो ध्यान देना, जैसे मेरे पास एक कंपाउंड है बोरोन ट्राइफ्लोराइड। देखो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन के पास 7 होते हैं। तो बोरोन फ्लोरीन आपस में क्या करते हैं? शेयरिंग कर लेते हैं, साझा कर लेते हैं। देखो आपस में साझा कर, देखो तीनों आपस में ना शेयरिंग कर लेते हैं। ऐसे होता है इसका स्ट्रक्चर। अभी केमिकल बॉन्डिंग हमारा ठीक से हुआ नहीं था, उसमें सिखाते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है। जरा बोरोन के इलेक्ट्रॉन गिनना इस टाइम कितने हैं? इलेक्ट्रॉन गिनिए कितने हैं बोरोन के? 6 हैं। 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड में होते हैं, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 6 है। अब 6 वाला क्या चाहेगा कि मैं पेयर लूं और अपना ऑक्टेट पूरा करूं। ये गारंटी से पेयर लेने की कोशिश करेगा। ये कौन है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। इसका मतलब ये कौन हुआ? लुईस एसिड। आ रही है बस समझ? इसके पास पेयर की कमी है भाई, साफ दिख रहा है ये पेयर लेगा। ऐसी एक कंपाउंड है AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप नोटिस करेंगे इसके अंदर भी ये दिक्कत है। इस टाइम Al के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। एल्यूमिनियम भी क्या चाहेगा कि मैं पेयर लेके अपना ऑक्टेट पूरा करूं। ये भी पेयर लेना चाहता है, तो ये भी कौन हुआ? लुईस एसिड। दोनों लुईस एसिड। बेस की बात करें, जैसे अमोनिया। अब अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाओ। अमोनिया में क्या होता है? एन के पास ना हमेशा एक लोन पेयर होता है। देखो ये अमोनिया का स्ट्रक्चर है, एन का ऑक्टेट पूरा है, लेकिन एन के पास ये फालतू पेयर है। किसी को भी अपना पेयर
दे सकता है, तो ये कौन हुआ? लुइस बेस। अक्षार है। ऐसे वाटर है, वाटर में ऑक्सीजन के पास दो दो पेयर होते हैं, वो भी किसी को अपना पेयर दे सकता है, तो ये भी कौन है? लुइस बेस। तो लुइस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर और लुइस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों। नोट करें, ये नोट करें, लुइस एसिड कौन होता है, लुइस बेस कौन होता है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है वो लुइस एसिड, जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है वो लुइस बेस। ठीक है, इसको अप्लाई करना, इसके डाउट्स लेके आना। एक लुइस एसिड, एक लुइस बेस। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। इलेक्ट्रॉन युग्म लेने वाला और इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाला। तो ये भी कंप्लीट हो गया। तो आर्नियस कॉन्सेप्ट, ब्रॉसन लोरी कॉन्सेप्ट और लुइस कॉन्सेप्ट तीनों पूरे हो गए हमारे। ठीक है, फाइनल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग इज ऑन। ये फिनिश हो गया। अब इसकी कॉलम लेके आओ, जितनी मर्जी अब लेके आ सकते हैं। अगला हेडिंग है इसके बाद हमारा, दैट इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री में ऑस्बॉर्न डाइल्यूशन लॉ। इसका नाम होता है ऑस्बॉर्न डाइल्यूशन लॉ। इसका हिंदी नेम है ऑस्बॉर्न का तनुता नियम। ऑस्बॉर्न डाइल्यूशन लॉ एक लॉ है, बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको भी समझना है। इसके ऊपर ही बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बुक में पता नहीं कितने सारे न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल। पूरा समझने वाला, कोई रटना नहीं है, कोई याद नहीं करना, दिमाग लगाना है बस। ऑस्बॉर्न डाइल्यूशन लॉ। देखिए, इस लॉ की एक शर्त है, ये लॉ सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। देखो, ये आपका एक एमसीक्यू बनता है, ये हर जगह नहीं लग सकता, सिर्फ वीक, जो दुर्बल है, दुर्बल, उसके ऊपर लगेगा, ध्यान रखना। इस बात को जरूर याद रखना, वीक के लिए लगता है, सबके लिए नहीं लगता। ये नहीं आप हर जगह लगा वीक। ठीक है, अब करके दिखाएंगे तो पता लगेगा। अपने पास से ना एक वीक इलेक्ट्रोलाइट आप ले लो, फॉर एग्जाम्पल फॉर्मिक एसिड। अब लिखना मत, जरा ध्यान दो। देखिए, फॉर्मिक एसिड का हम डाइल्यूशन कर रहे हैं। क्या होता है डाइल्यूशन? सॉल्वेंट डालना, क्योंकि एसिड टूट जाए। देखो, ये टूट गया, ये ऐसे ब्रेक हो गया। एक तो बनेगा फॉर्मेट आयन और साथ में क्या बनेगा? हाइड्रोनियम आयन। ये अपने में से H प्लस आयन निकाल देगा, पानी इसको ले लेगा, तो ये टूट गया। सिंपल सी बात है। टाइम जीरो पे ये मान लेते हैं इसकी कंसेंट्रेशन 1 है, तो उस टाइम की कंसेंट्रेशन कितनी कितनी होगी? 0 0 होने की नहीं है, क्योंकि टाइम जीरो का मतलब शुरुआत। कुछ देर के बाद 1 में से कुछ टूट गया, सपोज अल्फा, इसमें से अल्फा गया, तो ये कितना बनेगा? अल्फा। ये भी कितना बनेगा? अल्फा। क्योंकि सबको दिख रहा है कि 1 से ये 1 बनता है, ये भी 1 बनता है, तो नेचुरली अल्फा अल्फा बनेगा। बताओ, कुछ पूछा है किसी को? डाउट हो बोल देना। अभी हमने 1 अपने पास से माना है, जरूरी नहीं वहां पे 1 हो, क्या पता वहां पे कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन सी लेके
सी से गुणा कर देते हैं। ये इसकी सांद्रता है, जिसे हम कंसंट्रेशन कहते हैं। लेकिन जब आपने इसको सी से मल्टीप्लाई करा तो इसे भी करना पड़ेगा। और बताओ, पहले किसी को यहां तक को डाउट हो बताओ, इसमें से किसी भी स्टेप पे को डाउट हो बताओ, दोबारा देख लो। देखो ये सबसे मेन है समझने वाला, इसको अच्छे से क्लियर करने, कोई मन में डाउट मत रहे, तो सब अटेंटिव होना है, बिल्कुल जाग जाए। टाइम जीरो पे मैंने कंसंट्रेशन वन ले ली, ये मैंने पास से ना एज्यूम की है, एज्यूम मानी है। हमें नहीं पता वहां पे वन कंसंट्रेशन है या नहीं, मैं वन मान ली। उस टाइम इनकी कंसंट्रेशन कितनी कितनी होगी, जीरो जीरो, ये होने के नहीं वहां पर, उनका कोई मतलब ही नहीं बनता। ये कहाँ थे टाइम जीरो का, मतलब ये बने ही नहीं थे। कुछ देर के बाद वन में से कुछ टूटा, मैंने कल भी कहा था जो वन में से ब्रेक होता है उसे क्या बोलते हैं, अल्फा। ये बात कल बताई थी मैंने, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एक तो ना क्लास में डेली आया करें, आप में से आधे बच्चे जब मन के आ गए, जब मन के नहीं है, ऐसे ना इंप्रूवमेंट नहीं होता। ये कल सिखाया गया था, जो वन में से जाएगा वो अल्फा होता है हमेशा। तो ये कितना कितना बनेगा, बोले बात क्लियर। ये तो मैथ्स है, साफ दिख रहा है। मैंने वन एज्यूम किया है, क्या पता वहां पे कंसेंट्रेशन क्या हो। अगर यहाँ पे कंसेंट्रेशन सी है तो मैंने इसको सी से मल्टीप्लाई कर, लेकिन जब मैंने सी से मल्टीप्लाई करा तो इसको भी करना पड़ेगा और इसको भी करना पड़ेगा। ये नेसेसरी है जाना, ये जरूरी है। देखो आप मैथ्स लगा दो, देखो मैथ्स कैसे लगा, सी से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा मल्टीप्लाई करके, सी माइनस सी अल्फा। वहां पे देखा वन में से कितना गया, अल्फा, सी में से कितना जाएगा, सी अल्फा, तो बचेगा कितना, सी माइनस सी अल्फा। बात तो वही आ रही है, बात तो वही आ रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो यहां तक हम पहुंच गए। अब सुनिए, अब निकालते हैं इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैसे निकलता है, कैसे निकलेगा, इसकी कंसेंट्रेशन इनटू इसकी कंसेंट्रेशन अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर। मुझे ऐसा करना पड़ेगा ना, तो दिक्कत। लेकिन वाटर एक प्योर लिक्विड है, और जो प्योर लिक्विड होता है उसकी कंसेंट्रेशन कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट। आपको बताया गया था ये कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, इधर लाके इसने इसको मल्टीप्लाई करा, तो क्या आएगा, एक न्यू कांस्टेंट, इसे क्या कहेंगे, के ए। इसका नया नाम क्या होता है, के ए। के ए का मतलब होता है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ए का मतलब यहां पे एसिड, इसी को बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। एक ही मतलब है दोनों, आयनेशन कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट, एक ही मतलब। हिंदी में कहते हैं वियोजन स्थिरांक, इसका हिंदी नेम होता है वियोजन स्थिरांक। आयनेशन कांस्टेंट कह दो या आप कह दो डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो के ए कितना है, सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी इंटू वन माइनस अल्फा। बोलो आया समझ, एक सी यहां से काट दो, क्या बचा, क्या बचा, के ए बराबर क्या आ गया, के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर ओवर वन माइनस अल्फा। देखो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। आई बात सबको नहीं समझ, बताओ बताओ बोलो, कुछ भी कंफ्यूजन हो बोलो। ये वाटर कहां गया, वाटर ने आके इसको मल्टीप्लाई कर दिया, वो आके से मिक्स हो गया, मर्ज हो गया, कांस्टेंट टू कांस्टेंट न्यू कांस्टेंट लग गया। हमें नाम एकदम के ए रख दिया, देखो यहाँ के ए का मतलब एसिड। आप एसिड की बात करो तो के लेना पड़ेगा, रुक जाओ, वैसा ही बात पूरी नहीं हुई है, पहले सुन लीजिए। इसे बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट, हिंदी नाम है इसका वियोजन स्थिरांक या आयनन स्थिरांक, मर्जी आप कुछ भी कह दो। अब हम यहां तक पहुंच गए। अब हमने पहले ही बात की थी हमारा इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, वीक। तो अल्फा की वैल्यू वन से क्या बहुत छोटी, अब अल्फा की वैल्यू वन से है बहुत छोटी, तो नीचे का वन माइनस अल्फा वन बन जाएगा। तो के इज इक्वल टू क्या आ गया, सी अल्फा स्क्वायर, और अल्फा क्या आ गया, अंडर रूट के ए बाई सी। बोलो आया समझ नहीं आया। देखो अब ध्यान से देखना, एक बहुत काम की बात, मेरे पास जगह नहीं है इतनी। अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करें ना, अभी कोई नोट नहीं करना, मैं लिखवा भी दूंगा आपने यार। ये तो कांस्टेंट है, इसे तो हटा दो आप। तो अल्फा का अंडर रूट सी के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप। इसी को बोलते हैं ऑक्सफोर्ड डायल्यूशन लॉ।
इस लॉ का मतलब ये है, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स कंसंट्रेशन। इसका नाम है ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन। इसका मतलब जो वियोजन की दर है वो सांद्रता की व्युत्क्रम के क्या है, सॉरी सांद्रता के वर्गमूल क्या है, व्युत्क्रम बेसिकली। और रिवर्स, जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा उतना अल्फा कम, जितनी कंसंट्रेशन कम उतना अल्फा ज्यादा। ओके, अभी ना इसको लिखवा देंगे अपने वर्ड्स में भी और समझा देंगे, जगह नहीं है इतनी हमारे पास। आप पहले ना इतना सा पार्ट कॉपी करो, सब इतना सा पार्ट लिखो। ये तो आपने ना बहुत अच्छे से 11 12th में किया हुआ, बाकी कभी अपने 12th के नोट्स से करना। इसका नाम है ऑक्सफोर्ड का तनुता नियम। ऑक्सफोर्ड का तनुता नियम, तनु बोलते हैं ना डाइल्यूट करने को, जाके वहां देख लीजिएगा आपके नोट्स में। ठीक है? इसका नाम है ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ, ऑक्सफोर्ड का तनुता नियम। और ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। इसके डेफिनेशन लिखवाते हैं, आराम से नोट करो पहले। एक स्टेप को ठीक से लिखो, ये के ए है। तो स्टेप को ठीक से लिख लें। बस आगे सब ठीक है, इसने कॉपी कर लिया। उसको डिफाइन करें। देखो डेफिनेशन में यहां से बनाऊंगा, चलिए करें डिस्कस। देखो थोड़ा सा सेक्शन में यहां से हटा देते हैं। देखो ध्यान दीजिएगा, देखो एक बार दोबारा समझने मैथ्स। के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर है, अल्फा अंडर रूट के बाई सी आ गया, हमने के को हटाया। और ऐसा करने के बाद ये हमारा एक रिलेशनशिप बन के आ गया। देखो ये रिलेशनशिप आ गई। अभी मैं नोट नहीं कर रहा। आपने कभी सुना है कंसंट्रेशन का डाइल्यूशन के साथ, जिसे तनुता कहते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जितना को डाइल्यूट ज्यादा हुआ उतनी कंसंट्रेशन कम होगी, और जितना डाइल्यूट कम उतनी कंसंट्रेशन ज्यादा। तो मैं यहाँ पे ना अगर वन अपॉन डाइल्यूशन लिखता हूँ तो डाइल्यूशन ऊपर चला जाएगा, तो रिलेशनशिप ये भी बन सकता है। ये दोनों ही बातें क्या है, ऑसफोल्ड का डाइल्यूशन लॉ। देखो इसका मतलब समझना,
जितनी कंसंट्रेशन कम होती है उतना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा, और जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा उतना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम। या ऐसे कह दो, जितना डाइल्यूशन ज्यादा उतना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा, जितना डाइल्यूशन कम उतना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखो इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं। आपने कभी देखा, जैसे हम प्रैक्टिकल लाइफ में सब लोग बैटरी यूज करते हैं, इन्वर्टर बैटरी सबके घरों में है ही। बैटरी में ना हर 4-5 महीने के बाद पानी डालना पड़ता है। देखा वो आपने, बैटरी के अंदर पानी मिला देते हैं। बताओ पानी क्यों डालते हैं? खाए पानी इस कॉन्टेक्स्ट से बताओ। सही कह रहे हैं वैसे, इस कॉन्टेक्स्ट से बताओ, पानी डालने से क्या होगा? कंसेंट्रेशन कम होगी तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगा, अंदर आयन ज्यादा बनेंगे। ही इज राइट, उस बैटरी की एफिशिएंसी बढ़ेगी। या ऐसे कह दो आप, आपने पानी मिलाया तो डाइल्यूशन कर दी, और डाइल्यूशन करते ही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ गया। जब तो पानी मिलाना पड़ता है। इट इज क्लियर? सबको आया समझ? देखो वो प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है। तो एक बार आप ऐसे लिखो, फिर मैं डेफिनेशन बोलता हूँ, फटाफट नोट कीजिएगा। ठीक है, ये पहले एक बार ऐसे लिखो फटाफट, मैं इसकी डेफिनेशन यहीं से बना दूंगा। देखो, फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन is inversely proportional to the degree of dissociation is inversely proportional to square root of its concentration. For weak electrolyte, the degree of dissociation is inversely proportional to square root of its concentration. देखो ये इसके डेफिनेशन है। इसे कहते हैं ऑक्सफोर्ड का तनूता नियम, कि डाइल्यूट करने से क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, हटाएं इसको। देखो एक बात और काम की है, बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे सीखने वाली। अब देखो, आप सब बच्चों को ना दो फॉर्मूलाज को अच्छे से याद कर लेना चाहिए, बिल्कुल। ये दोनों फॉर्मूले बहुत काम आने वाले हैं अगर आपको इसके न्यूमेरिकल्स करने सीखने हैं। एक तो ये सब बच्चे वाला फॉर्मूला याद कर लेना, के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर ओवर 1 - अल्फा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पक्का इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा। और एक फॉर्मूला और बन के आता है हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन निकालने की। इसका फॉर्मूला क्या है? सी अल्फा। क्या कहते हैं इसको? सी अल्फा। देखो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इन दोनों फॉर्मूलाज को अच्छे से नोट कर लो। एक के ए निकालने का फॉर्मूला, और एक हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन का फॉर्मूला सी अल्फा। ये दोनों फॉर्मूले आपके टिप्स पे होने चाहिए अगर आपको न्यूमेरिकल करना सीखना। ठीक है, एक तो के ए का फॉर्मूला, और एक हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, इसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं ना। इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? सी अल्फा। सी यहाँ पे कंसंट्रेशन है, अल्फा यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, एक बात और है, ऐसी फॉर्मूला बनेगा फॉर बेस। बेस, आप एक क्वेश्चन में को बेस आ गया, बेस इसको अक्षार कहते हैं। पता उसका फॉर्मूला क्या होगा? केबी। उसके लिए केबी कहना पड़ेगा। बी यहाँ पे क्या शो करेगा? बेस। और उसके पास हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन नहीं होती, उसके पास क्या होती है? हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। फॉर्मूला वैसा ही है। नोट करना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो डिस्कशन है ये, इसके ऊपर क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लीजिएगा इसको। भी देंगे आपको यहाँ से होमवर्क करने के लिए, बहुत क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। देखो एक छोटी सी एप्लीकेशन कराते हैं इसके ऊपर, एक न्यूमेरिकल करना सिखाते हैं, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। दिखाना, बुक देना। देखो एक क्वेश्चन लिखो इसके, और इस टॉपिक से एक कॉलम लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है। अगर ये आपको अच्छे से आ गई ना तो बहुत सारे क्वेश्चन करने आ जाएंगे।
ठीक है, आई थिंक क्लियर है। देखो छोटी एक एप्लीकेशन लिखते हैं इसके लिए, इसको आप ट्राई करना, इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे आपको होमवर्क भी करने के लिए। नोट करिए कॉलम। ओके रहता हूँ। देखो बड़ा क्वेश्चन है, ग्रेट क्वेश्चन, एक बहुत बढ़िया कॉलम है। व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ, लिख लो प्रॉपर इस क्वेश्चन को। व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ फॉर्मेट आयन, इसको बोलते हैं फॉर्मेट, इज प्रेजेंट इन अ solution of in a solution of 0.01 m फॉर्मिक एसिड। ओके, इसका के ए हमें दिया हुआ है 1.8 10⁻⁵ 4 सॉरी, ये के दे रखते हैं। What concentration of format ion is present in a solution of this time formic acid and दो पार्ट है इसके, अभी क्वेश्चन मार्क नहीं है, एंड 0.01 m HCl। ठीक है, ये क्या है? मोलारिटी, ऐसी बातें कर रहे हैं हम क्या, डॉक्टर साहब ऐसे ही मार देंगे हम पेशेंट को। ये मत कहना पैरासिटामोल क्या है उसके सामने, ये भी तो हो रहा है। कभी कभी हम आते हैं जब मन करा आ गए, जब मन नहीं करा नहीं, यही हो रहा है ना, ऐसा पढ़ना पड़ता है। चलो आपने पूछ लिया, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा एम क्या, तो आपने पूछ लिया, वरना बहुत सारे बच्चों को नहीं एम किया, बस होगा कोई एम। चलिए देखो, इस क्वेश्चन के दो पार्ट है, हमें कंसंट्रेशन निकालनी है इसकी। एक बार ये वाला एसिड हमारे पास है, और एक बार साथ में इसमें ना इन लगा लेना, यहाँ पे HCl। अब पहले आपको मैं फर्स्ट पार्ट करके दिखाऊंगा, चलो ध्यान देना देखो। देखो सबको पता है फॉर्मिक एसिड ऐसे ब्रेक होता है, देखो ये फॉर्मिक एसिड ब्रेक होने की इक्वेशन। अब नोट मत करना, सुनते रहना, हमें इसकी कंसेंट्रेशन निकालनी है। ठीक है, हम टाइम जीरो पे इसकी कंसेंट्रेशन वन ले लेंगे, इसकी कंसेंट्रेशन लिखना हमारे देखो यहाँ समझ है, वरना तो सब खराब हो जाएगी। ये उस टाइम कितना कितना होगा, जीरो। कुछ देर के बाद वन में से कुछ टूटा, कितना टूटा, अल्फा। ये कितना बना, अल्फा अल्फा। सी से कर दो इसको मल्टीप्लाई, इसे मल्टीप्लाई, इसे मल्टीप्लाई, आई बस समझ। के ए का एक्सप्रेशन क्या है, के ए का फॉर्मूला क्या था, दिस इनटू दिस अपॉन दिस, सबको पता ही है फॉर्मूला। देखो हम क्या करेंगे, सब फुल नहीं, यहाँ पे के ए रखेंगे, सी रखेंगे, और क्या निकालेंगे यहां से, अल्फा। और अल्फा को सी से मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाल देंगे, फॉर्मेट आयन कंसंट्रेशन। आ रही है बस, पहले हम के और सी रख के अल्फा निकालेंगे, और अल्फा को सी से गुणा करते हमें क्या मिल जाएगी, फॉर्मेट आयन कंसंट्रेशन। प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन अब सुनिए, देखिए देखो आप में से बच्चे बैठे मिक्स, जितने नीट एस्पिरेंट है देखो वो कैसे करेंगे, नीट वाले कैलकुलेशन कैसे करना। देखो जब नीट वाले से कैलकुलेट करने बैठेंगे तो उनको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी। देखो अगर आप थोड़ा सा मैथ्स जानते हैं, अगर आपने इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन जाएगी, और क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत आएगी आपको, खासकर बायो वाले स्टूडेंट्स को। तो नीट वाले बच्चे नीचे से वन माइनस अल्फा को गायब कर देंगे। आप मान लेना कि अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी है, अल्फा को वन से छोटा मान के, वन के आसपास मान के, मतलब छोटा मान के इग्नोर कर देना, ये नीचे का वन माइनस अल्फा गायब कर दी, यहां से अल्फा निकाल देना। नीट एस्पिरेंट्स, ये नीट वालों के लिए इंस्ट्रक्शन है कि वो वन माइनस अल्फा को छोड़ देंगे, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, बिना क्वाड्रेटिक के काम करेंगे। लेकिन जितने जेई वाले बच्चे हैं उनको सॉल्व करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, बनते रहे क्वाड्रेट, डरने की जरूरत नहीं है। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर अंडर माइनस वाला फॉर्मूला लगा के हम सॉल्व करेंगे, अल्फा निकालेंगे, अल्फा को सी से मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, सी अल्फा निकाल देंगे। समझ गए, नीट वाले कैसे करें और जेई वाले कैसे, ये जरूरी है। देखो कैलकुलेशन भी तो क्वेश्चन का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना। तो एक पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, एक पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। आप सब नीट वाले क्वाड्रेटिक को अवॉइड किया करो, नीचे से हमेशा वन माइनस अल्फा गायब कर दिया करो। अब सुनो एक छोटी सी बात और है, ये तो भी एक पार्ट हुआ, अब दूसरा पार्ट सुनो क्या। अब हमें यही कंसंट्रेशन निकालनी है इसमें,
इसमें आप पहले से नोट कर लो, लिखना चाहते हैं इसको लिख लो, जल्दी लिखो। देखा, एक पार्ट हुआ भी है। अब हमें यही कंसंट्रेशन निकालनी है, किसमें? एचसीएल में। बस ऐसे लिख के छोड़ो, फटाफट फास्ट लिखते हैं, देखो अननेसेसरी की बातें कॉपी नहीं कर। आप सुनिए, देखिए अब देखो इस क्वेश्चन का एक और पार्ट। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, हमें यही कंसंट्रेशन फिर निकालनी है, लेकिन इस बार वहां पे एचसीएल की प्रेजेंस है। देखो इसका ध्यान दो, इस बार वहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी आ गया, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है बहुत स्ट्रॉन्ग। देखो बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐसे ब्रेक होगा, देखो ये होता है बहुत स्ट्रॉन्ग। देखो इससे क्या फर्क पड़ेगा, वन माइनस अल्फा अल्फा, सी से कर देंगे मल्टीप्लाई। अब देखिए सुनिए, एचसीएल भी टूटेगा। अब पता है इस बार क्या होगा, ये वाली जो H प्लस कंसंट्रेशन है यहाँ के जुड़ जाएगी। याद आ रहा है यहाँ पे क्या शुरू हो गया, क्या शुरू हो गया? कॉमन आयन इफेक्ट, जो आती मैंने पहला टॉपिक आपको करवाया था। देखो इस बार क्या हुआ, अब के का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, के ए इज इक्वल टू, देखो के इज इक्वल टू क्या आएगा, ये वाली कंसंट्रेशन कितनी है, सी अल्फा। ये कंसंट्रेशन कितनी है, सी अल्फा प्लस 0.01, 0.01। ये वाली जो कंसंट्रेशन है ना, ये कितनी बनेगी, सी अल्फा प्लस 0.01। नीचे क्या आएगा, सी इंटू वन माइनस एल। सबको आ रहा है समझ? यहाँ पे कॉमन एल फैक्ट होना स्टार्ट हो गया, कराया था मैंने आपको आते ही। देखो हम ये क्या करेंगे, सीधे सी काट देंगे, अंदर अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाली इक्वेशन ऐसे बन जाएगी। अब सुनिए, देखो ध्यान दीजिए, पता क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है कॉमन एल इफेक्ट। ये एसिड पहले से और वीक हो जाएगा, इसका अल्फा पहले ही बहुत कम था, तो इसका अल्फा स्क्वायर तो और भी कम होगा। इसको हम छोड़ देंगे, देखो इसको इग्नोर कर देंगे, इसे कैलकुलेशन में लेंगे ही नहीं, इसे कहते हैं हार पावर छोड़ देंगे। नीचे वाला अल्फा पहले ही बहुत छोटा है, वन के रिस्पेक्ट में उसको भी छोड़ देंगे, सिर्फ ये वाला पार्ट इसके इक्वल आएगा। और यहां से हम क्या निकालेंगे, यहां से हम नया अल्फा निकालेंगे, नया अल्फा। और जब वो अल्फा आए तो सी से मल्टीप्लाई करके क्या निकाल देंगे, इसकी कंसंट्रेशन। आया कुछ समझ? इसका नाम है कॉमन आइफा। तो घर जाके देखो इसकी प्रैक्टिस कर रही है। अब हम ये नहीं कुछ सोचे कि यार बस ऐसे ही हो जाएगा, ही पढ़ना पड़ेगा, घर जाके इसकी प्रॉब्लम्स करना। बहुत सारे क्वेश्चन, देखो मैंने इसे इग्नोर क्यों किया, दैट्स इंपॉर्टेंट, इसे इग्नोर क्यों किया, ये सब क्लियर होना चाहिए। और जब यहां से अल्फा निकले, उसको सी से मल्टीप्लाई करके आप ये वाली कंसंट्रेशन निकालना, प्रॉब्लम सॉल्व, फिनिश। आज सारा होमवर्क आपको यही मिलेगा, नोट कर लो फटाफट। अब कह दो कल हम आएंगे नहीं, है ना? कल तो मैं आने का नहीं, मैं तो एक हफ्ते के बाद आता हूँ। ऐसा ही होगा भाई जी, ऐसा ही होगा। बहुत सारे बच्चे आप में से ना ऐसे हैं, अपने मन से आते हैं, मन से। बूढ़ी है बहुत। अगर डॉक्टर बन भी गए, पता होता नहीं क्लिनिक कभी कभी खुला करेगा उनका, एक महीने में एक बार। जब भी खोला करेंगे 5-6 पेशेंट मार दिया करेंगे, है ना? चलो कोई बात नहीं, ताकि मैंने प्रैक्टिस करना है इसकी, पहले आप डाउट लेंगे पहले इसी के। देखो नो डाउट प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉब्लम से डरना मत, ये मत सोचना बस हम कर ही नहीं सकते, कोशिश करनी पड़ती है, एक बार में किसी को नहीं आएगा। बाकी घर पर टाइम दो, मैंने कैसे किया सोचो, फिर प्रैक्टिस करके देखो इसी तरह से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही कर पाएंगे देखो हम लोग। अब देखो आपका होमवर्क क्या रहेगा इस बुक के अकॉर्डिंग।
ठीक है। चलो इसको रब कर रहे हैं, कीजिए कीजिए, नोट करें इसको फटाफट। तो कल भी हम आधा घंटा पहले एक बार डाउट ले लेंगे, इसके डाउट जिसके पास जो भी होंगे, और फिर उसके बाद थ्योरी करेंगे स्टार्ट। पहले छोटा टेस्ट भी होगा आप लोगों को, अभी इंस्ट्रक्शन मिली है कि 15-20 क्वेश्चन का एक एलिमेंट्री सा टेस्ट भी लेना, और चैप्टर के बाद टेस्ट देने का प्लान है। यही चैप्टर जो कराया है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का टेस्ट है, देखते हैं आप कितना कर सकते हैं उसमें। चलिए इसको रब कर रहे हैं, दैट्स फिनिश। देखो अपना होमवर्क नोट करें। देखो लेवल 1 में ना, इन लेवल 1